कविता 8 माँ कह एक कहानी। बच्चों, कविता का शीर्षक पढ़कर ही पता चल रहा है कि एक बालक अपनी माँ से कहानी कहने के लिए कह रहा है। आइए इसके जो कवि है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। कवि परिचय पढ़ते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उपन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। यह जो बात यहाँ पर कही गई है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, यानी कि जो जान बचाता है वह बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। यानी कि यह जो यहाँ पर यह उक्ति लिखी गई है यह सच में सही कही गई है। गौतम बुद्ध के जीवन से, यानी कि यह जो उक्ति कही गई है किसके जीवन से कही गई है? गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। यह जो कविता है संवाद शैली है तो कविता, लेकिन यह एक कहानी के स्वरूप में है कविता। तो इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। राहुल यानी कि गौतम बुद्ध का बेटा, तो वो अपनी माँ से हट कर रहा है, जिद कर रहा है कहानी बताने के लिए। कौन सी कहानी? के वही कहानी के जिसके अंदर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आइए बच्चों पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। आइए बच्चों इसका भाव समझते हैं। राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? है ना बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नानी, दादी, नाना या दादा ऐसे लोग कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो यशोधरा है वह अपने बेटे राहुल से कहती है, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी इसका अर्थ है दासी। तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो।
इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही तू सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी, वही कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। आइए कठिन शब्द देखते हैं। हठी यानी जिद्दी, मानधन पुत्र, उपवन यानी बगीचा, सवेरे सुबह, तात यानी कि पिताजी, भ्रमण इस शब्द का अर्थ है घूमना, सुरभि यानी सुगंध, मनमानी यानी कि मनपसंद। आइए समझते हैं इसे। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन कहानी। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ बच्चों, जो सुबह सुबह बगीचे का वातावरण होता है बहुत ही खुशनुमा होता है, यानी कि सुबह ही फूल खिलते हैं, फूल हमेशा खुशबू ही देते। इस वजह से जो वहाँ का वातावरण होता है बहुत ही मनभावन होता है। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। पेज नंबर 51। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के यानी कि रंग बेरंगी, हिम बिंदु इस शब्द का अर्थ है ओस की बूंद। आइए इसे समझते हैं। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग यानी पक्षी, सहसा इस शब्द का अर्थ है अचानक, बिद्ध यानी कि बिंधा हुआ, बाण से बिंधा हुआ। पक्ष इस शब्द का अर्थ है पंख। शर यानी कि बाण, हानि यानी कि जो क्षति पहुंची है पक्षी की पंख को, वह। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ है वो बहुत ही करुणा भरी है, दया भरी है। आइए इसे समझते हैं। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। करुणा यानी कि दुख भरी,
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौंक इस शब्द का अर्थ है चकित होना। आंखें टक यानी शिकारी, लक्ष्य निशानी, मानी इस शब्द का अर्थ होता है अभिमानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उसे यानी किसे? घायल पक्षी को। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी। यह तो कोमल पर कठोर कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यानी कि क्या अचूक निशाने का अभिमानी। यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। कठिन यानी कि कठोर। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। आहत यानी कि घायल, आहत पक्षी यानी घायल पक्षी। तात यानी पिता, रक्षी रक्षक। खग बख्शी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला। हठ इस शब्द का अर्थ है जिद्दी। आइए इसका भाव समझते हैं। यशोधरा ने कहा, शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। यानी कि जो घायल पक्षी था उसका बचाव करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। यानी कि जो शिकारी था वह बोल रहा था कि यह पक्षी को, इस पक्षी का मैंने शिकार किया है तो यह पक्षी मेरा है। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वह अड़ गया था क्या माँ? अब तो मामला बहुत बढ़ गया। अड़ गया यानी कि वह अपनी बात पर अड़ गया कि यह पक्षी मुझे वापस लौटा दो। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। विवाद यानी कि बहस। सदय इस शब्द का अर्थ है दयालु। निर्दय यानी कि जिसके अंदर दया नहीं है वह। उभय यानी कि दोनों। स्वविषय इस शब्द का अर्थ है अपनी अपनी बात। न्यायालय यानी कि अदालत। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक इस शब्द का अर्थ है चारों ओर फैल जाना। आइए इसका भाव समझते हैं। इस प्रकार दया करके बचाने वाले और निर्दयता पूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई, यानी कि दोनों
बोल रहे थे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब क्या हुआ कि तब यह जो बात है वह अदालत में पहुंच गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। अब यह जो विवाद था वह सबको पता चल गया था। क्यों पता चला था? क्योंकि यह बात अदालत में गई थी इस वजह से। और राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई, व्यापक हुई कहानी, यानी कि चारों ओर फैल गई, सबको पता चल गया। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। निर्णय यानी कि फैसला, निर्भय यानी कि निडर, बिना डरे हुए, बानी यानी कि वाणी। तो यहाँ पर यशोधरा कहती है, राहुल तो इस विवाद का निर्णय कर, यानी कि जो बहस हुई थी उस बहस का तो क्या निर्णय कर सकेगा? निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे, निर्भय होकर यानी कि तू बिना डरे बता दे कि इसमें विजय किसकी है, किसकी जीत है इसके अंदर। जरा तेरी बात भी तो सुनूं, मैंने तो तुझे ये कहानी सुनाई, तो अब तुम सच और झूठ का फैसला करो तुम्हारी समझ से कि कौन सही है और कौन गलत है। जरा मैं भी तो सुनूं, तुम क्या सोचते हो? वो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी? निरपराध यानी कि जो बेगुनाह है, निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, वह उबारे यानी कि बचाए। भक्षक यानी कि खाने वाला। जी, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए? न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। यानी कि यहाँ पर जो राहुल है वह कह रहा है कि जो दया करता है, न्याय उसी के पक्ष में होना चाहिए। दया करना तो कोई अपराध नहीं है ना? तो जो मारने वाले के पक्ष में नहीं लेकिन बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है ना? यहाँ पर उसकी माँ बता रही है यशोधरा के, हाँ बेटे तूने जो कहानी है वह बिल्कुल सही समझी कि जो दया है वही न्याय दिलाती है। बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है और इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और उसी का न्याय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उनका बेटा जो राहुल और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उन दोनों के बीच में, यशोधरा और राहुल के बीच में
एक संवाद हुआ, बातचीत हुई, उसी पर यह कविता लिखी गई है। यह जो कविता है संवाद शैली में यानी कि कहानी के रूप में लिखी गई है। जो राहुल है वह अपनी माता से कहानी कहने की जिद करता है। तो यशोधरा ने गौतम बुद्ध के जीवन के एक अंश पर राहुल को कहानी सुनाई कि क्या हुआ कि एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे और मनभावन खुशबू थी। वहाँ पर अलग अलग रंग बिरंगी फूल खिले थे और उसमें क्या होता है कि उसी समय ऊपर से एक घायल पक्षी आकर गिरता है और फिर जो शिकारी है वह आता है और वह पक्षी मांगता है। दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और यह बात अदालत में पहुंच जाती है। अदालत में पहुंच जाती है इसलिए चारों ओर फैल जाती है ना। फिर जो माँ है वह कहती है कि बेटे अब तुम ही इस कहानी का फैसला करो कि इस कहानी का अंत क्या हुआ होगा। तो राहुल ने कहा कि मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ। लेकिन फिर उसने अंत में बताया कि किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है कि जो दया के पक्ष में हो, है ना। न्याय यानी कि जब अदालत में सही झूठ का दो पक्ष होते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। तो जो दया करता है वही पक्ष जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो यशोधरा ने कहा कि सही मेरे बेटे, तुमने यह कहानी सचमुच समझ ली है। और बच्चों, ये जो मैथिली शरण गुप्त है वह हमारे राष्ट्र कवि है। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको अच्छे से इस कविता का पठन करना है। कठिन शब्द काफ़ी है इसमें, तो आपको समझकर याद करना है। धन्यवाद।